मानली कहना बहिना भाई, कुछ दिन घरे में रही जाई। बोला तो नहीं हेरा से अभिनंदन मर बोलो कि अपना कार्यक्रम चुना का नाम है खूटा ठोक के। नमस्कार, भोरे भोर देख रहे हैं आप और भोरे भोर में एक बार पुनः मेरी वापसी हुई है और ये वापसी अभी सदैव भले नहीं हो पर आप लोगों से संवाद करने का एक रास्ता हमने तैयार कर लिया है। लगातार आपसे लगभग 25 दिनों तक मैं दूर रहा। आपको याद होगा कि भोरे भोर का एपिसोड मैं 7 तारीख को कर रहा था, तभी मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और स्टूडियो से मुझे सीधे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की गहन चिकित्सा निगरानी में मैं था और आईसीयू के बाद मैं अब अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। डॉक्टरों के अनुसार अभी कुछ दिनों तक मुझे आप सबसे सदैव दूर रहना होगा। इन सब बातों को लेकर मैं अपनी जो अंदर की इच्छा थी वो आप लोगों से साझा नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब ये सिलसिला पुनः शुरू हो गया है। भोरे भोर में एक बार फिर कुछ दिनों के लिए मैं आप लोगों से सामने नहीं आकर के बल्कि इसी तरह से संवाद करूंगा और बिहार सहित इस देश की गंभीर विषयों पर आपकी राय और अपने विचार दोनों रखूंगा, क्योंकि जिस तरह से अब राजनीतिक दल के नेताओं और बिहार की परिस्थितियों से मैं रूबरू हो रहा हूं, सूचना तंत्र के माध्यम से, लोगों से संवाद के माध्यम से जिस तरह से जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि बिहार उस मुहाने पर खड़ा है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको मैं बता दूं कि एक फैसला जिसका इंतजार बड़ी व्यग्रता से, व्याकुलता से इस देश को था, क्योंकि इस फैसले पर बहुत कुछ टिका हुआ था। इस फैसले पर वो चीज़ें टिकी हुई थी जिसे लेकर के 2014 से हमने ताना बाना बुनना शुरू कर दिया था कि ये देश राम राज्य की तरफ जा रहा है। पर सियासत की चाल बड़ा अजीब होती है। नरेंद्र मोदी को हर हर मोदी घर घर मोदी से लेकर के एक ऐसे शख्स के रूप में देखा गया था जो इस देश का कायाकल्प कर देगा। ये संभव था या नहीं था, ये तो बेहतर ढंग से आप समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वादों की एक लंबी फहरिस्त और उसके ताना बाना बुन करके भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को सामने लाया, तब उनके विरोध में आपके बिहार के, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे। जब नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के आने को इस देश के लिए संकट बताया तो उनका साथ खुल करके विपक्ष ने दिया। आज वो स्थितियां बदल गई हैं। 2014 के चुनाव के बाद 2015 में अगर किसी ने जवाब दिया तो वो थे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद को कहा जाता है कि वो अपने वादे के बड़ा ही पक्के हैं और जो चीज़ें लोगों के साथ तय कर लेते हैं उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास करते हैं। बिल्कुल यही बातें ममता बनर्जी के लिए भी कही जाती हैं। दोनों ही समाजवाद की धारा के और दबे कुचलों के लिए अपनी राजनीति की शुरुआत करते हैं। ममता बनर्जी की राजनीतिक शुरुआत आपको पता है कि किस तरह से उन्होंने बंगाल में एक लंबे समय से चले आ रहे सत्ता को ध्वस्त करते हुए खुद अपने आप को बैठाया था। ये तीसरा टर्म है जब कहा यह जा रहा था कि ममता बनर्जी का समय खत्म हो गया। 2 मई दीदी गई के नारा के साथ शुरुआत की थी भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी ने एक बात तो तय कर लिया कि भले वो ममता बनर्जी को बंगाल से बाहर नहीं कर पाए, लेकिन 2 दलों को जिसे ममता ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, कांग्रेस और वाम दलों को बंगाल से जरूर नेस्तनाबूद कर दिया। जितनी भी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिस्से में लाया है, उन सीटों में कुछ चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जिसमें नंदीग्राम की सीट है और हम चर्चा आज इसी पर करने आए हैं। आखिर इस ब्लंडर की वजह क्या रही? ममता बनर्जी ने रिकॉर्ड मतों से पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए उन्होंने रिकॉर्ड मतों से अपनी सरकार के लिए जनादेश प्राप्त कर लिया है। बंगाल की जनता ने बड़ा ही भरोसा दिखाया है। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम पूरी शक्ति और केंद्र में सत्ता होने के साथ साथ जिस तरह से बंगाल पर अपना
कब्जा जमाने का प्रयास किया, जिस तरह की योजना और युक्ति लगाई गई, वो सारी ध्वस्त हो गई। लेकिन एक जगह जहां आकर ममता बनर्जी उस मोर के पैर की तरह भले ही उन्होंने अपनी पार्टी को जीत के लिए बड़ा ही जनाधार दे दिया, लेकिन अचानक से नंदीग्राम के परिणाम, और वो भी परिणाम इस तरह से आए जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि इसमें घालमेल हुआ है। लेकिन इन सब बातों को लेकर के आप एक चीज़ ज़रूर बारीकी से देखिएगा कि जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच में ये चैलेंज, और शुभेंदु अधिकारी को आप किनारे कर दीजिए, ये सीधा चैलेंज अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ था। इस चैलेंज को ममता बनर्जी ने स्वीकार किया। ऐसा चैलेंज पहले बिहार में राबड़ी देवी और लालू प्रसाद स्वीकार कर चुके हैं। हालांकि इसे दुस्साहस कहा जाएगा। समाजवादी नेता शिवानंद तिवारी की अगर बात करें तो वो इसे ममता बनर्जी जैसी लड़ाकू महिला का दुस्साहस कहते हैं। उनका कहना है कि राजनीतिक रूप से ये उनका करेक्ट डिसीजन नहीं था, क्योंकि नरेंद्र मोदी इतने बड़े नेता, जिन्हें पूरी तरह से इस देश ने सत्ता में आने का फरमान चुनाव से पहले ही दे दिया था। हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा बहुत ज़्यादा हो गया था और हर किसी के जुबान पर चढ़ गया था। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी भी ये साहस नहीं कर पाए कि वो एक जगह से बनारस से चुनाव जीते, लड़े। उन्होंने अपने लिए बड़ोदरा की सीट सुरक्षित रखी थी और 2 जगह से उन्होंने चुनाव लड़ा था। इस पूरे मुहिम में ऐसे कई अवसर आए हैं जब बड़े बड़े नेताओं ने 2019 के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि जब राहुल गांधी को लगा कि उनकी पारंपरिक सीट चली जाएगी तो उन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया था। ऐसे कई अवसर आए हैं जब राजनीतिक दल के नेताओं ने अपने स्थान को सुरक्षित करने के लिए डबल सीट पर लड़ने का कोशिश किया है और उसमें उनको सफलता भी मिली। हालांकि कई बार दोनों ही सीटों से हारने का भी रिकॉर्ड सामने आता है, लेकिन ममता बनर्जी ने जो किया ऐसा पहले भी लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के साथ हो चुका है। आपको बता दें कि इस दुस्साहस को लेकर के, या फिर कहा जाए तो ममता बनर्जी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज दिया, उस चैलेंज में तो वो सफल रही, पर अपनी सीट गंवा चुकी है। लेकिन इस गंवाने को वो एक कदम पीछे हटकर 2 कदम आगे आने वाली, जिस तरह से बंगाल टाइगर की बात की जाती है, उस शेरनी की तरह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं उसके मंसूबे को समाप्त कर दिया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी का जो एक टैग लगा हुआ था इस देश में, और इस बिहार से लेकर के अन्य राज्यों में, बंगाल तक में ये बातें कही जाने लगी थी कि ये दोनों की जोड़ी जीत का पक्का सबूत मानी जाती है या जीत का फरमान माना जाता है। लेकिन ममता बनर्जी ने बिल्कुल इस पूरे मामले को अपने हिस्से में करके ये बात साबित कर दिया कि वो लड़ाकू महिला है। शिवानंद तिवारी जो समाजवादी नेता हैं वो कहते हैं कि ममता बनर्जी ने बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन जिस तरह से आपको याद होगा कि भारत लाइव ने आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, कल ही की बात है जब संपादक नमन मिश्रा जी चर्चा कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये बड़ी हार है और बिहार के एक युवा जो चाणक्य की धरती से जाकर के बंगाल में ममता बनर्जी की पुरानी सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करने में कामयाब हो गया, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए सिर्फ नंदीग्राम की चर्चा कर रही है। नंदीग्राम की चर्चा से भारतीय जनता पार्टी अपने डूबे हुए, अस्त होते सूर्य को धीरे धीरे बाहर लाने का प्रयास कर रही है और इस बड़ी हार को झेपने का कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि मोदी का मैजिक खत्म होता लग रहा है। एक बड़े पुराने नेता जो समाजवाद के एक बड़े धारा के रहे हैं, उनसे जब मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया, मेरा हालचाल लिया और उसके बाद कहा कि बाबा यदि आप ठीक हों तो हम इस देश और बिहार की वर्तमान स्थिति जो कल से चर्चा का विषय बनी है उस पर हम अपनी बात रखना चाहते हैं। नाम नहीं लेने के शर्त पर, चूंकि सत्ता से जुड़े हुए ऐसे नेताओं के नाम सामने नहीं लाया जाता है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पूरी तरह से इंदिरा गांधी जैसी आयरन लेडी की झलक ममता बनर्जी में नजर आ रही है। ये एक अवसर देश के पास आया है जब नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से ध्वस्त करने का अगर सपना देखा जा सकता है तो उस सपने का एक हिस्सा ममता बनर्जी जरूर है।
ममता बनर्जी का नंदीग्राम हारना भारतीय जनता पार्टी के खुशी का कारण तो हो सकता है, लेकिन आने वाले वक्त में एक बड़ा संकेत है भारतीय जनता पार्टी के उस दो शीर्ष लोगों के, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए, कि वो अपनी तैयारियां शुरू कर दें। क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरह से लड़ी हैं, उसने पूरे देश का ध्यान उनके तरफ आकृष्ट कर दिया है। हालांकि 2015 में भी ऐसी स्थिति आई थी, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा दुस्साहस और साहस नहीं कर पाए। उन्हें सत्ता और कुर्सी के मुंह में फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पड़ा। हालांकि अगर वो इसकी तैयारियां कर चुके होते तो 2019 में परिणाम कुछ अलग हो सकते थे। 2014 में भी प्रयास किया गया था कि नीतीश कुमार पर एक मत हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। अब स्थिति ये है कि गिरती हुई कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के उठते हुए इस नए शुमार में कहीं ना कहीं एक बात तो तय है कि जिस तरह से कल हमने आपको खूंटा ठोक में बताया था और संपादक नमन मिश्रा जी ने पंचनामा सहित अन्य कई खबरों में आपको चर्चा की थी कि इस देश की आवाम सहित इस देश के राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दल से लेकर के अब राष्ट्रीय दल के नेता भी ये सोचने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पटकनी देने का वक्त आ गया है। कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति से बड़ा होता है देश, और ये बातें अब देश के लोग समझने लगे हैं। कहा जाता है कि इस देश के लोगों को की संवेदना को, इस देश के लोगों के समर्पण को, इस देश के लोगों के संस्कार को और इस देश के लोगों को उच्च पद के लोगों के प्रति अपने आस्था को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। वो इस देश के लोगों के इन सारे खूबियों को उनका मूर्खता समझ बैठी है। बार बार वादे करके भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोगों को छल रही है, अब लोगों को बर्दाश्त नहीं है। देश जाग चुका है, और जब देश जागता है तो परिवर्तन होता है। परिवर्तन के उस मुहाने पर यह देश खड़ा है, जहां से सिर्फ बंगाल नहीं नजर आ रहा है, अब तो बिहार नजर आ रहा है, अब तो मध्य प्रदेश नजर आ रहा है, और अब उत्तर प्रदेश भी नजर आने लगा है। देखने वाली बात होगी कि जितने भी छोटे दल हैं या फिर क्षेत्रीय दल हैं, उन सारे नेताओं का जमावड़ा क्या कुछ करता है। हालांकि इस बवंडर में एक बात तो तय है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से चैलेंज को लेते हुए, भले ही वो नंदीग्राम हार गई, पर एक छोटा सा टुकड़ा देकर के उन्होंने पूरे बंगाल पर अपना आधिपत्य जमा लिया, और ये कहीं ना कहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी के स्ट्रेटजी का, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कंबाइंड, जिसको कहा जाता है कि सामूहिक भद्द पिटवाई है, उसे देख करके इस देश के लोगों में उम्मीद जगी है कि किसी भी तरह से अगर मन बना लिया जाए तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इस जोड़ी को हराना बिल्कुल ही संभव है। इसका एक उदाहरण 2015 में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने दिया था, और अब 2021 में ममता बनर्जी ने ऐसा करके एक बात तो तय कर लिया है कि अब इस देश का मिजाज बदल रहा है। भोरे भोर के आज इस एपिसोड में आज यहीं विराम देते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी। अब मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। भोरे भोर में रोज मैं आपसे संवाद करने के लिए आऊँगा। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे